सेट 3 तक का हमने डिस्कशन करवाया। अब सेट 4 का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार का एक ध्वनि सुनाई देता है। किसके कारण होता है? ये विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, सी में अनुनाद के कारण और डी में परावर्तन के कारण। यह जो आवाज़ सुनाई देता है ये अनुनाद के कारण होता है। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 2 में दिया हुआ कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण किसका है? जैसे रेडियो स्टेशन पर से जो हमें समाचार सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो किसका उदाहरण है? परावर्तन का, अनुनाद का, व्यतिकरण का या अपवर्तन का। ये परावर्तन तो जानते हैं कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है उसे परावर्तन कहते हैं। इकोसिस्टम सब परावर्तन के कारण होता है, ये अनुनाद के कारण होता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। प्रश्न 3 में जब हम किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठा श्रोता इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती या स्पष्ट नहीं सुनाई देती है। कारण क्या है? जब 2 लाउड स्पीकर बजता है समान गति से, उसका स्पष्ट आवाज़ सुनाई नहीं देने का कारण क्या है? परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, डी में अनुनाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको व्यतिकरण। ऑप्शन 3 का हो जाएगा बी। व्यतिकरण के हमें कारण है जो हमें स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। प्रश्न 4 में समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत दिया जाता है, संकेत भेजे जा सकते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन और अनुनाद। ये हो जाता है आपको व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन बी। प्रश्न 5 में जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत तो करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं देख पाते हैं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन पाते हैं। क्या बोलता है, कैसे बोलता है, तेज़ बोलता है, कम बोलता है, ये गुण किसके कारण होता है कि कौन बोलता है? ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और डी में विवर्तन। ये सही उत्तर है। विवर्तन के कारण हम पता लगा लेते हैं, उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 6 में किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं? जैसे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, आवाज़ लगता है कि धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रभाव को रमन प्रभाव, डॉपलर या क्रॉम्पटन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। सही है उत्तर है डॉपलर प्रभाव। प्रश्न 7 में डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। ये ध्वनि से संबंधित है डॉपलर का प्रभाव। प्रश्न 8 में पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है जैसे जैसे ऐसा किस घटना कारण होता? बिग बैंग नहीं, इसके कारण पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये डॉपलर प्रभाव के कारण सही है। चार्ल्स के नियम के कारण जो होता है बॉयल और चार्ल्स का गैस का नियम होता है। और आर्किमिडीज क्या होता है? द्रव का नियम होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में आर्द्रवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रवायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है आर्द्रवायु का नहीं। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, आर्द्रवायु का घनत्व कम होता है। इसके कारण जो है अधिक ध्वनि दूर तक जाती है, सुनाई पड़ती है। शुष्क वायु की तुलना में दाब से कोई मतलब नहीं है, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी सही और सटीक उत्तर है। प्रश्न 10 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग मध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा कथन सही है? सही देखना है। ये गलत है। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, नहीं है। प्रश्न सी में ठोसों में अधिकतम, ठीक है, और द्रवों में न्यूनतम नहीं, द्रव नहीं, गैस में न्यूनतम होता है। ठोसों में सबसे अधिक और गैसों में न्यूनतम। सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन डी। 11 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखना सही नहीं है। गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। गैसों में 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि, ये सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है। नहीं, ये प्रबल नहीं होती, ये गलत है। सी में उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है, सही है। उच्च श्रव्य
आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों की तीक्ष्णता अधिक होती है, यानी कि पिच अधिक होता है। तो सही और सटीक उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये गलत है, बाद बाकी तीनों सही है। प्रश्न 12 में दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अवरक्त तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 13 में निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि में चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जल या लकड़ी? लकड़ी में चाल सर्वाधिक होती है क्योंकि लकड़ी ठोस है, बाद बाकी ऊपर वाला दोनों द्रव है, तीनों द्रव है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितना है? जैसे कि 1 मैक बराबर 332, तो 2 मैक यानी कि मैक एक ध्वनि का दोगुना, तो 332 दूनी 664 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। प्रश्न 15 में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में? लोहा सर्वाधिक ठोस है इसलिए लोहा में सबसे अधिक होगी, ऑप्शन डी। प्रश्न 16 में एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है किसमें? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे? किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी में किया जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 17 में कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, लेकिन निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं? प्रकाश तो कर सकती हैं लेकिन ऊष्मा भी कर सकती हैं, ध्वनि नहीं कर सकती हैं। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ध्वनि जो है आपको चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। इसलिए पास में बैठा हुआ आदमी अगर बोलेगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है और सब सर्वाधिक चाल जो होता है प्रकाश का निर्वात में होता है, लेकिन ध्वनि में नहीं होता है। ध्वनि जो होता है निर्वात में नहीं गमन कर सकती है। प्रश्न 18 में चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होता है। सही है, इसके कारण दूर तक आवाज़ चले जाता है। ध्वनि पूर्णतः ध्वनि की बढ़ जाती है, नहीं, गलत है। सी में ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव नहीं, इस कार्रवाई का ध्यान ध्वनि पर नहीं से। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। प्रश्न 19 में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, किस में नहीं चल सकती हैं? ठोस में तो चल सकती हैं, द्रव में भी, गैस में भी, लेकिन निर्वात में नहीं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश को चलने की किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी माध्यम में प्रकाश गमन कर सकते हैं, यहाँ तक कि जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ऑप्शन डी। सेट 4 का अंतिम प्रश्न है 20। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकार? इनमें में से कोई नहीं, ये सोनार कहलाता है, ऑप्शन बी। इस प्रकार से सेट 4 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का हमने फटाफट डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट आपको 5 पर लिए चलता हूँ। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। संक्रमण तरंगें, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या ध्वनि बूम? ये हो जाएगा पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में इको साउंडिंग प्रयोग होता है कब? इको साउंडिंग यानी कि पराध्वनि, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, यानी कि इको साउंडिंग जो हो जाता है आपको ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, 2 का सी। एकॉस्टिक विज्ञान किसका है? ध्वनि का विज्ञान है। प्रकाश से संबंधित, ध्वनि संबंधित, जलवायु से या धातु से? ये ध्वनि से संबंधित है एकॉस्टिक विज्ञान। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रश्न 4 में मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल और डी में दिया है 100 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 60 डेसिबल। 60 डेसिबल का मानक स्तर ही मनुष्य के लिए सही है। प्रश्न 5 में निम्न वस्तुओं का
पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? रडार, सोनार, कावासार या स्पंदनक? स्पंदनक। तो निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोनार का, यानी कि समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु अगर डूबा है उसका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे क्या हो सकता है? डर को दूर करने के लिए नहीं, दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए ही मुंह को खोलना जरूरी होता है। सही उत्तर होगा बी। सी में अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, डी में मुंह से वायु निकालने के लिए। बाबू प्रश्न 7 में दिया कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होगा? तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति, तीव्रता। तो ये इसका हो जाएगा आपको आवृत्ति प्रभावित होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 8 में दिया है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किस में? महो से, हेनरी से, लक्स से, डेसिबल, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से, ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में दिया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपरगामी या चुंबकीय? ध्वनि का होता है अनुदैर्घ्य और प्रकाश का होता है अनुप्रस्थ। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेट 10 में दिया हुआ आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है? नहीं, ध्वनि को ध्रुवित नहीं, केवल प्रकाश को ही ध्रुवित किया जा सकता है। ये निर्वात में चल सकती है? नहीं। इनमें से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ये सही है। डी में उपयुक्त कथनों में से सभी नहीं, सभी नहीं, केवल सी होगा। इस प्रकार से हमने सेट 5 का भी डिस्कशन करवाया। तो आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें आपको काफ़ी कारगर साबित होगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। कृपया इसका आप अध्ययन करें। धन्यवाद।